presented by Agriculture Classes मुरैना। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम देखते हैं फसल उत्पादन का 4th चैप्टर जिसका नाम है उर्वरक, और उर्वरक के बारे में हम आज आपको बताएंगे। उर्वरक के बारे में हम पहले सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि उर्वरक किसे कहते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को या भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको कारखानों में तैयार किया जाता है। इनको कहाँ पे तैयार किया जाता है? कारखानों में तैयार किया जाता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? उर्वरक कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग? उर्वरक वे पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और जिन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उसी क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट आदि, ये उदाहरण के तौर पर हम उसमें लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न बनेगा पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। यानी पोषक तत्व के आधार पर हम क्या करेंगे? उर्वरकों का वर्गीकरण करना है। तो देखते हैं उर्वरकों का वर्गीकरण करते हैं हम। तो उर्वरक देखते हैं, पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। दूसरा है फास्फोरस युक्त उर्वरक। तीसरा है पोटाश युक्त उर्वरक। ठीक है, तो ये उर्वरक होते हैं। कंपाउंड यौगिक को हम यौगिक उर्वरक भी बोलते हैं। तो ये उर्वरकों का वर्गीकरण किया हमने, और उर्वरकों को 4 भागों में बांटा गया है। उर्वरकों को जो 4 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, नंबर 2 फास्फोरस युक्त उर्वरक है, नंबर 3 पोटाश युक्त उर्वरक है, और नंबर 4 कंपाउंड उर्वरक या यौगिक उर्वरक होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्न किस तरीके से आता है? इस तरीके से भी आ सकता है, इसके अलावा प्रत्येक से कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो उसके बारे में पहले हम देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। प्रश्न आएगा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम तथा पोषक तत्वों की मात्रा प्रतिशत सहित लिखिए। यानी इनकी क्या लिखने? नाइट्रोजन जो उर्वरक हैं उनकी उर्वरकों के नाम लिखने हैं, और कौन से उर्वरक में कितने % नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा लिखनी है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम और पोषक तत्व या नाइट्रोजन की मात्रा। एक साइड में लिखेंगे नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम के कौन कौन से उर्वरक होते हैं और उनमें कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है वह लिखेंगे। तो पहला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 20.6%। जो अमोनिया सल्फेट का जो बैग आता है उसमें 20.6% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम ऊपर लिखा हुआ है,
क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। अमोनियम क्लोराइड के जो बैग लेकर आते हैं उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 25% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम नाइट्रेट, जो अमोनियम नाइट्रेट का जो बैग आता है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 34% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट ऊपर लिखा था, सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद अगला है यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये है उर्वरकों का वर्गीकरण। तो पहला प्रश्न बनेगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम तथा उनकी प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम पूछेगा। 4 नंबर का, इस चैप्टर से 4 नंबर का प्रश्न आता है और 4 नंबर के प्रश्न में वो 4 पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम तथा पूछ सकते की मात्रा लिखिए। तो अमोनियम सल्फेट 20.6%, अमोनियम क्लोराइड 25%, अमोनियम नाइट्रेट 34%, सोडियम नाइट्रेट 16% और यूरिया कितने परसेंट पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन 40% पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये तो हो गई नाइट्रोजन की बात। अब बात करते हैं फास्फोरस की। सेम वही प्रश्न है, फास्फोरस उर्वरकों के नाम तथा उनकी पोषक तत्व की मात्रा लिखिए। तो इसमें कितने परसेंट फास्फोरस होता है? ये हम देखते हैं। तो फास्फोरस उर्वरक का पहला नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। तो फास्फोरस उर्वरक में पहला नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। नंबर 2, डबल सुपर फास्फेट। यही ये सिंगल था, सिंगल सुपर फास्फेट 16%, डबल सुपर फास्फेट इसका डबल कर देंगे तो इसका भी हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो 16 दूनी 32, यानी 32% क्या होता है इसमें? फास्फोरस रहता है। तीसरा है ट्रिपल ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में इसका क्या कर देंगे? पहले वाले का ही ट्रिपल करेंगे, बीच वाले का मत कर देना। पहला सिंगल, डबल, ट्रिपल, 16 से 48%। ट्रिपल सुपर फास्फेट में कितने परसेंट फास्फोरस होता है? 48%। इसके बाद है डाई अमोनियम फास्फेट। आप लोग जानते होंगे इसको इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीएपी। डीएपी, डी का मतलब डाई, ए का मतलब अमोनिया और पी का मतलब फास्फेट, यानी डाई अमोनिया फास्फेट। डाई अमोनिया फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा रहती है 46%। कितने परसेंट? 46%। अगला एक और कैल्शियम मेटाबाइसल्फाइड। कैल्शियम मेटा फास्फेट है, सॉरी, कैल्शियम मेटा फास्फेट। कैल्शियम मेटा फास्फेट में 62% फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, दोबारा से फिर देखते हैं।
फास्फोरस उर्वरकों के नाम तथा उनकी प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो फास्फोरस उर्वरक में पहला नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। और डबल सुपर फास्फेट में कितना हो जाता है, 16 दूनी 32। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48। इसके बाद डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट में कितना होता है, 40%। इसके बाद है कैल्शियम मेटाफास्फेट। तो कैल्शियम मेटाफास्फेट में कितने परसेंट फास्फोरस होता है, 62% फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं पोटास वाला। पोटास युक्त उर्वरकों के नाम तथा पोटास की प्रतिशत मात्रा। यही जो पोटास युक्त उर्वरक हैं जो हम आपको बताएंगे उनमें कितने परसेंट फास्फोरस पोटास पाया जाता है। तो पहला है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में पोटास पाया जाता है 48%। 48% पोटास इसमें पाया जाता है। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम ऊपर लिखा है, क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटास पाया जाता है। जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें 60% क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। अगला है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास को हम एमओपी के नाम से भी जानते हैं। एमओपी, एम का मतलब होता है मीन, म्यूरेट, ओ का मतलब ऑफ और पी का मतलब पोटास। यहाँ पे तो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें कितने परसेंट पाया जाता है, इसमें 58 से लेकर 58 से लेकर 60% तक पाया जाता है। यानी 58 से 60% तक या 62% तक पाया जाता है। 62 लिख लो, 58 से 62% तक इसमें क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास पाया जाता है 44%, यानी 44% पोटास पाया जाता है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं पोटास युक्त, प्रश्न आएगा पोटास युक्त उर्वरकों के नाम व पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो पोटास युक्त उर्वरकों के नाम है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट कितने परसेंट पाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास पाया जाता है 48%। इसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है, तो 60%। म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने परसेंट पाया जाता है, 58 से 62, यानी 58 से 62%। और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रश्न हो गए। हमने अभी आप प्रश्न पढ़ाया था पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से थे उर्वरक, 4 प्रकार से थे। तो ये 3 प्रकार के हो गए। अगला वाला है मिश्रित उर्वरकों के नाम तथा पोषक तत्वों की मात्रा। मिश्रित उर्वरकों के नाम, मिश्रित उर्वरकों के नाम लिखने हैं तथा उनकी पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखनी है। यहाँ पे क्या है, मिश्रित का मतलब होता है इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, एक ही बैग में फास्फोरस भी हो, पोटास भी हो सकता है, मिक्स है सारी के सारी। तो कितने कितने परसेंट, कौन से बैग में कितने कितने परसेंट क्या क्या चीज पाई जाती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, पोटास, ये हमारी टेबल बन गई। अब इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहला नाम है पोटेशियम अमोनियम फास्फेट। पोटेशियम अमोनियम फास्फेट। पोटेशियम का मतलब हो गया पोटास, अमोनिया का मतलब होता है नाइट्रोजन और फॉस्फेट का मतलब होता है फास्फोरस। तो ये कितने कितने परसेंट इसमें पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो पोटेशियम अमोनियम फास्फेट में 12% तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 12% नाइट्रोजन, 24% क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, और 12% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। ठीक है, तो 12, 24, 12 ये अनुपात रहता है इसका, यानी 12% नाइट्रोजन, 24% फास्फोरस और 12% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। अब दूसरे खाद की बात करते हैं हम, इफको फर्स्ट। इफको फर्स्ट की बात करते हैं, तो इफको फर्स्ट में कितने कितने परसेंट पाया जाता है? तो 10% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% ही क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इफको सेकेंड। इफको सेकेंड की बात करते हैं, तो इफको सेकेंड में 12% नाइट्रोजन, कितने परसेंट? 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाया जाता है। इसके बाद है सुफला। इसके बाद क्या है? सुफला। तो सुफला में क्या है? सुफला में देखते हैं, सुफला में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास तीनों की मात्रा कैसी होती है? एक जैसी होती है। 15%, 15 और 15 तीनों में क्या है? सुफला में 15% ही क्या पाया जाता है? एनपीके पाया जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पाया जाता है। इसके बाद है ग्रोमोर। ग्रोमोर फर्स्ट, ग्रोमोर फर्स्ट में 28% नाइट्रोजन पाया जाता है और 28% क्या पाया जाता है? फास्फोरस, और पोटास नहीं पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा है? मिश्र उर्वरक। प्रश्न कैसे आएगा? मिश्र उर्वरकों के नाम तथा पोषक तत्वों की मात्रा लिखिए। तो पहला नाम हम लिखेंगे पोटेशियम अमोनियम फास्फेट। पोटेशियम अमोनियम फास्फेट, तो 12, 24, 12 क्या है इसमें? 12% नाइट्रोजन, 24% फास्फोरस और 12% पोटास पाया जाता है। इफको फर्स्ट में 10%, 26, 26 यही 10, 26, 26 यही 10% क्या है? नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटास। इफको सेकंड में 12, 32, 16 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाया जाता है। शुक्ला में तीनों की मात्रा कैसी होती है? समान होती है, 15, 15, 15 तीनों में रहता है। और ग्रोमोर फर्स्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस पाया जाता है, पोटास नहीं पाया जाता है, इसलिए दोनों की मात्रा 28-28% होती है। तो इस तरीके से इन उर्वरकों का वर्गीकरण हो गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मिश्रित उर्वरक के बारे में। मिश्रित उर्वरक के बारे में सबसे पहला प्रश्न होगा कि मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं। फसलों की अच्छी पैदावार लेंगे, अगर हम अपनी फसलों की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए दो या तीन प्रकार के उर्वरकों को आपस में मिलाकर तैयार किए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित उर्वरक कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन उर्वरकों में 2 या 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे एनपीके,
इफ्कोपस्ट या सुफला, ये क्या होते हैं, इनमें मिश्रित उर्वरकों में पाए जाते हैं। इन तीनों चीजें या तो नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाए या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, तीनों पाए जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि दो मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं, 2 या 3, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हम कर नहीं सकते। और ये कैसे होने चाहिए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या लाभ हैं, मिश्रित उर्वरक डालने से खेतों में क्या लाभ प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं लाभ। अब हम देखते हैं इसका लाभ मिश्रित उर्वरक। तो फसलों को संतुलित खाद मिलती है, फसलों को संतुलित खाद मिलती है। हमारा पहला पॉइंट है कि जो हमारी फसलें होती है उनको एक संतुलित खाद मिल जाती है। जैसे मान के चले हमने डाला इफ्कोपस्ट डाला, तो उसमें 10% नाइट्रोजन, 26% फॉस्फोरस और 26% पोटास है। या हमने डाला पोटेशियम अमोनियम फास्फेट, तो उसमें 12-24-12% के हिसाब से क्या है उसमें, तो उसमें एक संतुलित, यानी नाइट्रोजन भी एक ही बैग डालने से नाइट्रोजन भी मिल जाती है, फॉस्फोरस मिल जाता है, पोटास, यानी तीनों पोषक तत्व मिट्टी को या पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधा एक साथ ग्रोथ करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम अपना, मिश्र उर्वरक से समय व श्रम की बचत होती है। मिश्रित उर्वरक से समय व श्रम की बचत होती है। जो मिश्रित उर्वरक है उससे समय व श्रम दोनों बचते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास तीनों चीजें खेत में डाल रहे हैं, तो हमें 3 बार जाना पड़ेगा पूरे खेत में अलग अलग बार डालने के लिए, और जबकि मिश्रित उर्वरक में हम एक ही बार में डाल देते हैं। इससे समय की भी बचत होगी और मेहनत में यानी श्रम में भी बचत होती है। नंबर 3, इसके प्रभाव से उपज अधिक मिलती है। इसके प्रभाव से क्या होती है, उपज अधिक मिलती है। अगर हम मिश्रित उर्वरक एक डालते हैं खेतों में, इसके प्रभाव, मिश्रित उर्वरक के जो प्रभाव पड़ता है पौधों पर, भूमि पर, उससे हमें क्या है, उपज अधिक मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि जब हम एक साथ सारी पोषक तत्व भूमि को या पौधों को देते हैं, तो वो एक साथ लेते हैं, तो वो अपनी ग्रोथ तीव्र गति से करने लगते हैं। इसलिए क्या होती है, इसके प्रभाव से उपज में वृद्धि होती है। अगला है भंडारण में सुविधा होती है। भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, यानी इसको हम रखने में भी सुविधा होती है। क्योंकि मिश्रित अलग अलग बैग रखेंगे, तो एक साइड में क्या रखेंगे, यूरिया, एक साइड में नाइट्रोजन उर्वरक होंगे, दूसरी साइड में और फॉस्फोरस, एक तो कहीं तीसरी साइड में पोटाश उर्वरक, अलग अलग रखने पड़ेंगे। जबकि ये क्या है, इसमें तीनों चीजें पाई जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक साथ स्टोरेज कर सकते हैं। तो भंडारण में भी क्या है, कोई सुविधा नहीं है। दूसरी यहाँ पे बात कर रहा है कि नाइट्रोजन जो उर्वरक होते हैं वो वर्षा ऋतु में क्या है, नमी की वजह से सीलन देने लगते हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन होगा तो वो सीलन नहीं देगा, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटास उसके साथ मिक्स है, इसलिए वो उसकी सीलन को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, उर्वरकों में चूने की उपयुक्त मात्रा मिलाकर, उर्वरकों में चूने की उपयुक्त मात्रा मिलाकर भूमि को अम्लीय होने से बचा सकता है।
अगला है उर्वरकों में चूने की उपयुक्त मात्रा, यानी उर्वरक जो हमारे पास जो उर्वरक है उनमें चूने की उपयुक्त मात्रा मिलाकर भूमि की अम्लीयता के प्रभाव को रोक सकता है, यानी उसकी अम्लीयता के प्रभाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसे करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये लाभ है। अब हम देखते हैं दोबारा से। पहला तो है मिश्र उर्वरक किसे कहते हैं। तो मिश्र उर्वरक फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए 2 या 3 प्रकार के उर्वरकों को एक साथ मिलाकर खेतों में डालने को ही हम क्या कहते हैं, मिश्र उर्वरक कहते हैं। इनमें 2 या 3 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब इसके लाभ, तो फसलों को एक संतुलित खाद मिलती है। जब मिश्र उर्वरक खेतों में डालते हैं तो फसलों को एक अच्छे प्रकार की संतुलित खाद क्या होती है, प्राप्त होती है। दूसरा है मिश्र उर्वरक से समय व श्रम की बचत होती है। मिश्र उर्वरक डालने से समय की व श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। तीसरा, इसके प्रभाव से अधिक उपज मिलती है, यानी जब अब हम खेतों में मिश्र उर्वरक डालेंगे तो उसके प्रभाव से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा फसलें मिलेंगी। अगला है इसके भंडारण में सुविधा होती है, यानी इसको हम भंडारण में यानी स्टोरेज में क्या है, सुविधा है, आसानी से रख सकते हैं। उर्वरकों में चूने की उपयुक्त मात्रा मिलाकर उसकी अम्लीय प्रभाव को रोक सकते हैं, यानी भूमि में जो अम्लीयता का प्रभाव होता है उसको हम उर्वरकों में क्या मिला दें, चूना मिला दें, तो हम और खेतों में डाल दें तो उससे हम उसकी अम्लीयता के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। ये इसके क्या है, लाभ है। अब इसकी हम हानि देखते हैं। हानि, तो हानि क्या है, पहली हानि है कि मिश्रित उर्वरकों के बोरों को देखकर यह पता नहीं चल पाता है कि इसमें कौन कौन से उर्वरक मिलाए जाते हैं। मिश्रित उर्वरकों के बोरों को देखकर यह पता नहीं लगा पाते हैं कि इनमें कौन कौन से उर्वरक मिश्रित हैं। पहला पॉइंट हमारा उर्वरकों के बोरों को देखकर, जो उर्वरकों के जो बैग हैं उनको देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं या ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इनमें कौन कौन से उर्वरक मिलाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि 2 या 3 प्रकार के उर्वरक जो मिश्रित किए जाते हैं एनपीके। अब हमें ये नहीं पता कि इस बैग में नाइट्रो फास्फोरस है या नाइट्रोजन पोटास है या नाइट्रोजन और एनपीके तीनों ही है, एनपीके नाइट्रो फास्फो पोटास तीनों ही है। तो ये हम बोरों को देखकर पता नहीं लगा पाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है निकालते समय। जब हम किसी को दे रहे हैं, किसी किसान को हम खाद दे रहे हैं, तो हमें उस समय हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कौन से बैग में एनपीके है, कौन से एनपी है और कौन से में एनके है या कौन से में केपी है। ये देखने में हमें क्या होती है, असुविधा होती है। तो ये एक प्रकार की क्या है, हानि। दूसरा है भूमि में एक पोषक तत्व, भूमि में एक पोषक तत्व की कमी होने पर अन्य पोषक तत्व व्यर्थ ही चले जाते हैं। क्या होता है, भूमि में जब एक पोषक तत्व की कमी है, जैसे भूमि में मान के चले नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी है। अब हमने जो बैग लिया है उसमें मिश्रित है, कम से कम 2 मिश्रित हो गई, नाइट्रोजन फास्फोरस हुआ, तो फास्फोरस जो हमारा है वो व्यर्थ ही क्या हो जाएगा, नष्ट देना पड़ेगा हमें फालतू में, वरना हमें देने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु मिश्रित उर्वरक अगर हम देते हैं
तो भूमि में एक पोषक तत्व की कमी होने पर भी अन्य पोषक तत्व व्यर्थ ही चले जाते हैं या व्यर्थ ही देने पड़ते हैं, तो एक प्रकार की हानि। तीसरा पॉइंट है सामान्य उर्वरक की अपेक्षा मिश्रित उर्वरक का सामान्य उर्वरक की अपेक्षा मिश्रित उर्वरक का इकाई मूल्य अधिक होता है। सामान्य उर्वरक जो हम एक एक करके जो बैग लेते हैं उन उर्वरकों की अपेक्षा जो मिश्रित उर्वरक होते हैं उनका जो इकाई मूल्य है वो कैसा होता है, अधिक होता है, यानी ये हमें ज्यादा महंगे पड़ते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट है मिश्रित उर्वरकों को बोरों को देखकर आप पता नहीं लगा पाते हैं कि इनमें कौन कौन से उर्वरक मिश्रित होते हैं, तो इसी प्रकार की एक क्या है, हानि है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है, भूमि में एक पोषक तत्व की कमी होने पर, यानी हमारे पोषक किसी एक पोषक तत्व की कमी है परंतु मिश्रित एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो एक पोषक तत्व जो दूसरा है वो क्या होता है, व्यर्थ ही देना पड़ता है। सामान्य उर्वरक की अपेक्षा जो सामान्य उर्वरक है जो अलग अलग हम बैग्स ले सकते हैं उनकी अपेक्षा मिश्रित उर्वरक का इकाई मूल्य कैसा होता है, अधिक होता है, तो ये भी एक प्रकार की हानि होती है। तो इस प्रकार से मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा हानि वाला प्रश्न है। चाहे तो वो आपसे लाभ पूछ सकता है, मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं इसके लाभ बताइए, या मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं इसकी हानि बताइए, इस तरीके से वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।